न्यूज नेटवर्क, जियो पाकिस्तान के लिए। जीपीएन न्यूज के साथ मैं हूं राजा वकास रियाज। नजर डालते हैं आज की हेडलाइन पर। जैसा कि आप जानते हैं कि न्यूज चैनल तो बहुत सारे हैं। ऐसे में हमारी जीपीएन टीम का न्यूज चैनल लॉन्च करने का मकसद पाकिस्तान के इलाकाई मसाइल को उजागर करना है। हमारे पाकिस्तान में आज भी ऐसे इलाके मौजूद हैं जहां रियासती कानून को पांव तले रौंदा जाता है, दरिंदा सा वासर अफराद की हुक्मरानी है। हम इनको ये बताना चाहते हैं कि आपको कैमरे की आंख देख रही है। कश्मीर से कराची तक, दही इलाकों से असम्बलियों तक गरीब, मस्कीन और मेहनत कशों की आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं, हकदार को हक दिलवाना चाहते हैं। इसीलिए तो हम कहते हैं, जियो पाकिस्तान के लिए। जीपीएन न्यूज़ हर पल आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ फरहान शाह, आपका होस्ट। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मामला क्या है। आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ मेहमान जो मौजूद हैं, चौधरी कामरान जट साहब, ये किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है, क्योंकि इन्होंने बहुत ही कम अरसे में सियासत में भी अपना नाम पैदा किया है और इसके अलावा समाजी और फलाही कामों में भी इनका हमेशा अहम किरदार रहा है, चाहे अपने इलाके के हवाले से हो, चाहे आगे पीछे ओवरऑल ये किसी भी जगह पे अपना जो है वो किरदार अदा करते हैं। बिलखसूस यूथ में इन्होंने एक बहुत अहम जो है वो अपना रोल अदा किया है, यूथ को मुतहर्रिक करने में। यूथ को जो है वो एक जगह से खेलों के हवाले से हो या कोई इस किस्म के उनके जिस्मानी नशोनुमा के हवाले से हो, उनकी सेहत के हवाले से हो, उनके लिए बेहतरीन प्रोग्राम जो है वो उनका भी इनकाद कर चुके हैं ये। और काफ़ी अरसे से जो है वो अभी ये सियासत में इन्होंने जो है वो कदम रखा है और सियासत में ये बतौर वाइस प्रेसिडेंट तहसील दीना के जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काम कर रहे हैं। यहाँ पे आज हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या विजन लेके ये सियासत में आए हैं और क्या इनका सोच है इस आने वाले वक्त में या मौजूदा हालात में सियासत के मुतल्लिक। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो शाह साहब आपका शुक्रिया कि आप टाइम निकाल के मेरे पास आए। शाह साहब, मैं पिछले तकरीबन 2010 से पीटीआई में हूँ और पीटीआई में शामिल हुआ। उससे पहले मेरा किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं था। 2010 में हमने खान साहब को सुना, उनके विजन को समझा, देखा और हमें लगा कि यही वो वाइल्ड लीडर है जो इस मुल्क को आगे लेके जा सकते हैं और करप्शन, इंसाफ, ये सब हमें मुहैया कर सकते हैं। 2010 के बाद जब हम लोग शामिल हुए पीटीआई में, तो गांव लेवल में इमरान खान साहब को बिल्कुल पसंद नहीं किया जाता था। एक एज ए खिलाड़ी उनको लोग देखते थे। वो फिर हमने आस्ता आस्ता काम शुरू किया। उसके बाद हमारे प्रेसिडेंट जो जैद साहब बने, उन्होंने हमें अपने पास बुलाया और हमें ओहदे दिए, जिसमें मुझे तहसील दीना का वाइस प्रेसिडेंट बनाया। उसके बाद उन्होंने हमें ये बातें सिखाई कि हमने अपने लोगों तक ये मैसेज कैसे पहुंचाना है। हमारी मीटिंग होना शुरू होगी, गांव के लोगों को इकट्ठा करके उनको खान साहब के बारे में बताना, उनको जो गुजरे हुए जो हमारे सियासी, मैं तो उनको सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन जो उन्होंने इस मुल्क का हाल किया था वो हम लोग उन्होंने आवाम तक अपने खान साहब का मैसेज पहुँचाया। मैशत को बड़े ख़तरे में डाल दिया था ये साबका हुकूमत ने। आप देख लें कि अभी का जो असाब जा रहा है, अभी ये जा रहा है कि मैशत बिल्कुल नीचे जा रही है और डॉलर ऊपर जा रहा है, जिसकी वजह से महंगाई जोर पकड़ गई है। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? इसकी क्या कारकर्दगी इमरान खान साहब ने इस हवाले से आप ने देखी है इसे? देखें, एक आम आदमी, एक सोच रखने वाला आदमी कभी भी इस बात को नहीं मानेगा। सबसे पहली बात, नवाज शरीफ साहब देख लें, जरदारी साहब देख लें, ये ऐसे ऐसे नाम हैं कि जिन्होंने सियासत में आए वो अपने कारोबार को ये ले के बहुत आगे निकल गए। पैसा उठा के सारा सऊदीया और इंग्लैंड में ले गए। पाकिस्तान में एक मनसूबी तरीके से अपने डॉलर को कंट्रोल रखा, महंगाई को एक मनसूबी तरीके से कंट्रोल रखा, जिसका अजाला आज हम भुगत रहे हैं। माशियत इस टाइम उस ज़माने में देखता हूँ तो अब देखता हूँ तो मुझे बहुत काफ़ी बेहतर लगता है। इसकी वाहिद वजह क्या है कि हमें सोचना चाहिए कि 72 साल का एक गंद जो वो डाल के गए हुए थे, उसको 2-2.5 सालों में हम एकदम साफ़ नहीं कर सकते।
एक मकान, पुराने मकान को जब इंसान गिराता है तो उसको बनाने में भी 2, 2.5, 3 साल लग जाते हैं। ये तो पूरे मुल्क की बात है। ये तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि कोई भी जो मुल्क है वो इतनी जल्दी जो है वो क़यादत कोई भी है वो तरक्की नहीं दे सकती किसी भी मुल्क में। और मसला ये होता है कि इसमें अवाम का एक अहम किरदार रहता है हर दौर में। अवाम ने अभी आपने जैसे बोला है कि 72 साल का गंद जो है वो इतना जल्दी उसका वो असरात ख़त्म नहीं होंगे, तो अवाम ने ये भी फैसला कर दिखाया है। इमरान खान साहब को सिलेक्ट कर लिया उन्होंने बतौर वज़ीर-ए-आज़म। इमरान खान साहब ने काफ़ी अच्छे जो है वो इसमें जो है ना वो अब वर्ल्ड लेवल पे हो गया या मुल्की लेवल पे इक़दामात उनके काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन क्या टीम वर्क उनका अच्छा है? जो उन्होंने टीम बनाई है वो अपने अपने जो है वो जिम्मेदारियां सही सर अंजाम दे रहे हैं, इसको क्या देखते हैं आप? देखें, कोई भी मिसाल के तौर पे हम लोग एक गांव की बात करते हैं, एक लीडर होता है, नीचे हर किस्म का बंदा, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, उनको साथ ले के कैसे चलना है। एक गलत काम करने वाले बंदे को अगर हम सपोर्ट करेंगे, यही तो हमें खान साहब ने सिखाया कि नहीं करनी, चाहे वो हमारा पीटीआई का वर्कर हो, पीटीआई का लीडर हो, जो भी इस हुकूमत का नाजायज़ फ़ायदा उठाएगा हम उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे। आस्ता आस्ता इंशाल्लाह। अभी मैं जो देख रहा हूँ कि मुझे नेक्स्ट इलेक्शन जो आ रहा है उसमें जितने भी ये सोच रख के हमारी पार्टी में आए थे ना कि हमने इस वही पुराना दौर, मुशर्रफ दौर होगा, पीपी का दौर होगा, हम खाएंगे पिएंगे मौज उड़ाएंगे और चले जाएंगे, ये उनकी सोच है। सबसे बड़ी मिसाल हमारे पास बेशुमार हैं, बल्कि जंगीर तरीन साहब हैं। जंगीर तरीन खान साहब वो हैं जिन्होंने अपना सब कुछ खान साहब के ऊपर लुटाया। सिर्फ एक मिस्टेक, जिसमें और भी बहुत सारी पार्टीज़ के लोग शामिल थे, शहबाज शरीफ साहब थे, हमजा शहबाज था, और भी बहुत सारे लोग इस करप्शन में इन्वॉल्व थे, इस कुताही में इन्वॉल्व थे। जंगीर तरीन साहब का नाम आया, खान साहब ने उनसे मुकम्मल तौर पर बाइकाट किया। उनको बोला कि पहले आप अपने आप को साफ़ करें, अपना क्लियर करें और फिर पार्टी में आ जाएं। ये बहुत अच्छी बात है। ये तो इस क़यादत कोई भी होती है जो जब ऐसे फैसले करेंगे तभी जो है वो तरक्की भी मुमकिन है और तभी इंसाफ भी मुमकिन होगा इस माशरे में। आपने ये बात बिल्कुल दुरुस्त फरमाई है। दूसरा, आप ये मौजूदा हालात के बारे में कुछ थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताएंगे कि ये जो पीटीएम है, पीटीएम का जो शोर डला हुआ है, इन्होंने इस्तीफ़ों की जो रट लगाई हुई थी इस्तीफ़े, तो आज पीपी वालों ने तो वाज़ेह बयान दे दिया है कि हम लोग इस्तीफ़े नहीं देंगे। तो इसमें अभी ये लोग क्या करेंगे, इनका क्या लाया अमल होगा? या आप अपने इस इलाके से लेके अपने तहसील में आप कैसे देखते हैं कि क्या अभी ये इनका जोर जो है वो चल रहा है इधर भी, या ये अपने कारकुनान को तरक करने में कामयाब होंगे? शाह साहब, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी, मैं बात करूंगा छोटे लेवल पे जो मेरे अवाम को, मेरे बंदों को समझ आए। हाई लेवल की बातें जो है वो बड़े लोगों का काम है। सबसे पहली बात तो ये है कि मिसाल के तौर पे एक गांव में 2 बंदे हैं, दोनों ही एक नून के साथ लग गया, एक पीपल पार्टी के साथ लग गया। एक की बारी आई, उसने खूब लूट मचाई, दूसरा बैठ के इंतज़ार करता रहा, लोगों के सामने उसके खिलाफ बयान देता है कि वो बड़ा फलाना है, वो बड़ा ऐसा है, वो बड़ा गलत काम करता है, पैसे खा गया है। एक दूसरे को नोचने वाले अभी इकट्ठे हो गए। अब मसला ये हो गया है कि दोनों थंदार हमारा आ गया सख्त, चोर सारे हो गए इकट्ठे। ठीक हो गया, क्योंकि बुजुर्गों की ये मिसाल थी और ये काफ़ी पहले हमने सुनी थी कि जब थंदार डड आ जाता है ना तो चोर सारे इकट्ठे हो जाते हैं। भी हूँ इस तो जान किस तरह चढ़ाइए, लेकिन पहले वो अपने एक दूसरे के दुश्मन होते। यही मसला हमारा पीडीएम का है, उनके ऊपर थंदार आ गया सख्त। अब ये सारे इकट्ठे हो गए हैं। अब इकट्ठे होने के बाद जब अभी आप जो सूरत हाल अभी जा रही है, अभी ये चोट फिर अपने अपने रास्ते पे निकल पड़े हैं। इनको पता चल गया कि थंदार साहब तो मनते नहीं, तो इससे बेहतर है कि हम अपना अपना वर्क करें और अपनी अपनी पार्टीज को मजबूत करें। बिल्कुल यही इनका कहना था कि थानेदार सख्त आ गया है, तो अभी जो है वो चोर सारे इकट्ठे हो गए हैं। मजीद इनके साथ गपशप का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम मामला क्या है के साथ। आज के जो हमारे मेज़बान थे चौधरी कमरान साहब, उनसे हम बातचीत कर रहे थे। तो अभी हम आ जाते हैं
सियासी मौजूद से हट के हम आ जाते हैं अपनी इलाकाई सतह पर। इलाकाई सतह पर कोई साहब आप ये बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस दौरे को में क्या तरक्याती काम हुए हैं, कौन कौन से प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं और कौन से मनसूबे जो जारी हैं, कौन से ऐसे हैं जो कि पूरे नहीं हुए या नहीं हो सके, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे नज़रीन को बताएंगे। शाह साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि जो हमारे इलाकाई लेवल पे काम है ना, जो एक गांव लेवल पे इंसान की ज़रूरत होती है, उस तरह के हमारे काम नहीं शुरू हो सके। अब मुझे नहीं पता इसका कि फंड MPA साहब या मैंने पास के साहब के पास पहुँचे हैं या नहीं पहुँचे। जो पुराने काम थे, जो नून लीग के दौर में प्रोजेक्ट लगे थे, उनको कंप्लीट कर लिया गया, लेकिन नए काम अभी तक हमारे इलाके में खासकर जो तम्मा सैन और इसके आगे गांव हैं, इसमें अभी तक वो जो लोगों के मसाइल थे वो अभी तक कुछ हल नहीं हो पा रहे। अब इसकी क्या वजह है, क्यों नहीं हल? या MPA मैंने इसमें तवज्जो नहीं दे रहे या क्या मसला है इसमें? मुझे लग रहा है कि जो हमारे MPA साहब हैं वो अपना तो एक गलबाब बनाने की कोशिश कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। MNA साहब अपना लगे हुए हैं। इनको चाहिए कि जब तक हुकूमत में है ये अपना अपना काम जाके काम करेंगे तो आवाम हमारे साथ चलेगी, काम नहीं करेंगे तो आवाम को हम, क्योंकि जो हमने वादे किए थे वो अभी तक पूरे नहीं हो सके। सबसे मेन इशू जो सैयद तम्मा का था कि हमारे से जो एक गवर्नमेंट स्कूल है वो हमसे नून लीग के दौर में हमसे ले लिए गए। हमने कंपेन की, MNA साहब से बात की कि हमें ये स्कूल वापस चाहिए। सरकारी स्कूल बने, तादाद पूरी करना अब हमारा काम है। पहला दौर अब ख़त्म हो चुका है। हम लोग खुद जाएंगे, घरों में जाएंगे, बच्चे लेके आएंगे, ताकि जो गरीब आवाम के ऊपर प्राइवेट स्कूल का प्रेशर है, जो फीसों का मसला है, एक को जिना शहर या जेलम जाना पड़ता है, किराए के मसले बनते हैं। गांव के अंदर ये अगर गवर्नमेंट का स्कूल होंगे तो हमारे बच्चे आसानी से तालीम हासिल कर पाएंगे, लेकिन अभी तक पिछले 2.5 साल से कुछ समझ से बाहर है बात कि हमारे स्कूलों का मसला बहुत अहम है। ये आपने एक अच्छी बात कही है, सोच आपकी अच्छी है, क्योंकि जब से ये स्कूल NGO के हवाले किए गए हैं रिजल्ट में कोई उतना इजाफा नहीं देखने को मिल रहा, उसी तरह की निज़ाम चल रहा है। और एक जो पढ़ाई में जो उसमें जो बुनियादी सहूलियात है उनको वो भी तकरीबन जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं दे पा रहे उनको, तो इससे तो बेहतर है कि उनको दोबारा सरकार के हवाले कर देना चाहिए। और जहाँ पे गवर्नमेंट के जो सरकारी प्रिंसिपल टीचर्स वगैरह इस पर तैनात अपना जो है सरकारी तैनात करना चाहिए, इस बारे में तो उनको गौर करना चाहिए। इसमें आपकी नबी क्या करेंगे? देखिए, मैं 2-3 जगह पे पॉइंट आ चुका हूँ। MPA साहब की मीटिंग हुई, उनसे बात की, उनका कहना था कि वज़ीर तालीम हमारे बड़े सख्त हैं, ये है वो है। देखिए, काम करने के लिए हमें आगे जाना चाहिए, लोगों से बात करनी चाहिए। वोट जब हम मांगने जाते हैं तो लोगों से वादे करते हैं, अगर वादे पूरे नहीं किए तो अब आगे नेक्स्ट इलेक्शन में हम लोगों के पास क्या जाएंगे? हमें पता है कि ऊपर लेवल पे, पाकिस्तान लेवल पे बेहतरी जा रही है, अच्छे इक़दाम किए जा रहे हैं, लेकिन इलाकाई सतह पर आवाम हमसे दूर होती जा रही है। उसकी मेन वजह यही है कि हम लोगों ने जो वादे किए थे हमारी पहुंच से दूर होते जा रहे हैं। अभी आप देख लें कि नौकरियों के हवाले से वादे किए गए थे वो भी पूरे नहीं हो रहे, नौजवान उसी तरह तक दिखा रहे हैं। वो अब कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि किसी को मिली है किसी को नहीं मिली। इतने ज़्यादा ये चांसेस पिछले दिनों भी आ चुके हैं, पुलिस में भर्तियाँ हुई हैं, हेल्थ में हो गई हैं, एजुकेशन में हो गई हैं, हर जगह पे इन्होंने जो इतनी वैकेंसियाँ आई थी, लेकिन कुछ समझ नहीं लगा कि जादुई तरीके से ये पूर्ण हो जाती है, क्या होता है। इसमें किसी का नौजवान तो अभी तक उधर ही है जो इलाकाई सतह पे है, वो जिन्होंने ये सोच के इमरान खान साहब को सपोर्ट की थी कि हमें नौकरियाँ मिलेंगी, वो तो उसी तरह के फारिग बैठे हुए हैं। देखिए, सरकारी तौर पर हमें जो जॉब मिलेगी वो बहुत कम कोटे पे होंगी, मैक्सिमम 5-6 जॉब तो होंगी एक अदारे के अंदर, या 1 या 2 होंगी। हमें उसकी तरफ कम तो जो देंगे। हमारा जो अभी फैसलाबाद या संती एरिया उसमें माशाल्लाह हुकूमत ने बहुत अच्छे काम किए और लोगों को ये फैसिलिटी दी है गैस बिजली बिल के लिए, तो उन लोगों के पास अभी बहुत ज़्यादा काम है। कपड़ा हो गया, सीमेंट है, हमारे बहुत ऐसी जो हमारी संस्था है उनमें अभी आवाम की जो नौजवान लड़के हैं वो जाके काम कर सकते हैं, काम की कमी नहीं है। जो आपने बात की है कि सरकारी लेवल पर बात है, मैं आपके प्रोग्राम से खान साहब या जो भी हमारे ऊपर लेवल के लोग हैं उनसे मैं बात करना चाहता हूँ कि खुदारा मेरिट पे फैसला करें। ये नहीं कि 12 सीटें आएंगे तो 3 एक MNA ले जाए, 3 एक MPA ले जाए, 3 दूसरा MPA ले जाए।
इस तरह काम नहीं होना चाहिए। हमने वोट दिया खान साहब को मुल्क को तब्दील करने का, पुराना जो एक सिस्टम था उसको ख़त्म करने के लिए, लेकिन अगर वही चीज़ चलती रही तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग फिर तब्दीली की तरफ जा रहे हैं। फिर भी मैं दूसरी बात ये करना चाहूँगा कि जो हमारे नौजवान हैं उनको ये जो लत लग चुकी है इंटरनेट की, मंशियात की, एक नफ्सियाती जो एक उनके ऊपर काम हो रहा है, अभी कोरोना की वजह से वो स्कूल नहीं जा पा रहे, घरों में हैं, तो खुदारा हुकूमत से अपील करता हूँ कि इसके बारे में सोचें। तो बिल्कुल ये बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा एक और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि खेलों के हवाले से आपने हमेशा जो है ना एक अहम किरदार अदा किया है। कितने आपने जो इसके तकरीबात मुनक़्क़द करवा चुके हैं आप खेलों के हवाले से, चाहे वॉलीबॉल हो, क्रिकेट हो या और कोई कबड्डी वगैरह कोई भी खेल हो, आपने अपने इलाके में इसको भरपूर जो है वो प्रमोट किया है इस खेलों के हवाले से। इसमें आपको क्या विजन है खेलों के हवाले से, दिलचस्पी क्यों है आपको? देखें कि PTI की हुकूमत बनी है तो नौजवानों के मेहनत से बनी है, क्योंकि पाकिस्तान में ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसमें 60% नौजवान, और अगर आज हम इस नौजवान को ख़राब करने निकल पड़े हैं, इनके लिए कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई इनको जनाब सहूलत नहीं मिलेगी, तो ये नौजवान आस्ता आस्ता हमारे हाथ से निकल जाएगा। तो हम नहीं चाहते। स्पोर्ट्स वाइज चीज़ है जो बच्चों के, जो नौजवानों के जहन को फ्रेश करती है, स्पोर्ट्स को मंशियात, सिगरेट नोशी को इसे बचाती है। तो मेहरबानी करें, ग्राउंड जो है उनको आबाद करवाएँ जिनमें कौंसल लेवल पर जाके, और जो MP जी हमसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हाँ यूनिवर्सल लेवल कमेटियाँ बनाएँ। आप आपसे कोई फंड ही मांगते हैं, हमारे पास जगह अवेलेबल है, हम आपको प्रोवाइड करेंगे, आप दामन हम लोग आपके साथ करेंगे, आप हमारे साथ। जी बहुत शुक्रिया आपका। आप सुन रहे थे चौधरी कामरान जाट साहब की बातें। इन्होंने ये कहना था इनका कि इलाकाई सतह पे खेलों के हवाले से भी हुकूमत को कुछ अपना सोचना चाहिए, कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए जितने भी हुकूमती नुमाइंदे बने हुए हैं, और इसके अलावा यंग जनरेशन के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जहाँ पे ये अपना अहम किरदार अदा करें खेलों के हवाले से। इसके अलावा सेहत के हवाले से भी इनको इसमें करना चाहिए, कोई इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए गवर्नमेंट को। इसके अलावा आपसे अगर ये बात की थी इन्होंने कि इलाकाई सतह पे जो काम रुके हुए हैं उनको भी जल्द अज जल्द जो है वो तमीर होना चाहिए। नौकरियों के हवाले से भी कुछ अच्छे फैसले हुकूमत को करने चाहिए गरीब आवाम के लिए, क्योंकि ये लोग वोटें इसलिए इन्होंने दी थी कि हमें रोज़गार मिलेगा, तो अभी भी ये पुराने सिस्टम के तहत चल रहे हैं। तो नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है ख़त्म होता है। आज की शख्सियत हमारी जो थी चौधरी कामरान जाट साहब, हमारे प्रोग्राम मामला क्या है हमें, तो इनसे इनकी आपने बातें सुनी। मज़ीद नई शख्सियत के साथ दोबारा हाज़िर होंगे अपने अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।